नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज दरअसल बात बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कोरोना काल में सभी की आर्थिक हालत खस्ता हुई है। इस दौर में कमाई घटी है लेकिन महंगाई आसमान पर है। महंगाई के लिए सबसे बड़ा फैक्टर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो पिछले दिनों लगातार बढ़ी। कई जगहों पर पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है जबकि कुछ जगहों पर डीजल 100 के पार बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो इसके लिए मांग उठ रही है और इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में उम्मीद थी कि महंगाई से राहत मिलेगी लेकिन झटका लगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन केंद्र ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था। अगर तेल जीएसटी के दायरे में आ जाता तो काफी सस्ता हो सकता था लेकिन राज्यों ने अपनी कमाई के लिए इस प्रस्ताव का विरोध किया। दरअसल कोरोना की वजह से खुद राज्य भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वैट की राज्यों के पास वैट ही सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। ऐसे में पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता तो राज्यों को बड़ा नुकसान होता। नुकसान केंद्र को भी होता लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव रख महंगाई से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि सियासी दल महंगाई पर विरोध प्रदर्शन तो करते हैं, केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते हैं, लेकिन जब बात जनता को राहत देने की आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसे मजबूरी भी कहा जा सकता है लेकिन महंगाई पर सियासत तो जमकर होती ही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता को महंगाई से कैसे निजात मिले। क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ पाएंगे? पेट्रोल डीजल पर टैक्स के गणित के साथ करेंगे पूरा विश्लेषण। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। महंगाई की मार से हल्का आसमान पर तेल के दाम। जीएसटी से थी दाम घटाने की आस, राज्यों के अड़ंगों ने बिगाड़ा काम। देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। खाने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। कई राज्यों में 100 के पार पेट्रोल हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से दूसरी वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तेल के बढ़ते दामों की अगर बात करें तो सियासी पार्टियां सड़कों पर उतरती तो, लेकिन जब जनता को राहत देने की बात आती है तो सभी सियासी पार्टियों के सुर एक हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात काफी समय से हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि सरकार जनता को राहत देगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कई राज्यों ने साफ कहा कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर आए। यानी कि राज्य सरकारों ने साफ मना कर दिया कि वो टैक्स कम नहीं करेंगे। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में जैसे ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल समेत ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखने को कहा। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आता तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाता। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो राज्यों के राजस्व में बड़ा घाटा होता। यही वजह है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की गई। इसमें 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को लेकर भी फैसला हुआ। बैठक में 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इनमें अरुणाचल प्रदेश के चोना में, बिहार के उप मुख्यमंत्री राजकिशोर प्रसाद, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, मणिपुर के युमनाम जोय कुमार सिंह और त्रिपुरा के जिष्णुदेव वर्मा शामिल हैं। अलावा इसके कई राज्यों के वित्त या मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री भी शामिल हुए। सरकार ने एक देश एक दाम के तहत पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन ट्राइब्यूनल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर विचार किया। इसी को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने का विरोध भी किया। आपको बता दें कि देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इसके तहत केंद्र और राज्यों के अलग अलग टैक्स को खत्म कर एक टैक्स जीएसटी लागू किया गया था। लेकिन पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के साथ नेचुरल गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया। तब से लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल कर जनता को महंगाई मार से मोदी सरकार राहत देगी।
पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स का गणित देखिए। पेट्रोल का बेस प्राइस 40 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का बेस प्राइस 40 रुपए 97 पैसे लीटर। पेट्रोल पर भाड़ा 32 पैसे, तो वहीं डीजल पर 30 पैसे आता है। पेट्रोल पर डीलर कमीशन 3 रुपए 84 पैसे है, जबकि डीजल पर ये 2 रुपए 59 पैसे है। पेट्रोल पर वैट 25 रुपए 35 पैसे और डीजल पर वैट 12 रुपए 56 पैसे लगने के बाद पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे हो जाती है। यानी टैक्स से ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकारें ये कभी नहीं चाहेंगी कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए और उनकी कमाई कम हो जाए। दरअसल तमाम राज्यों की हालत पहले से ही खस्ता है। कोरोना काल में कोई भी राज्य है ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा, लेकिन महंगाई पर सियासत तो सब दल करते हैं। लेकिन जब बात जनता को राहत देने की आती है तो सब कदम पीछे खींच लेते हैं। यानी कि महंगाई पर विपक्ष राजनीति चमकाना चाहता है, लेकिन राज्यों में अगर उनकी सरकारें हैं तो वो अपनी कमाई कम करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। ऐसे में सवाल है कि महंगाई के खिलाफ हल्ला करने वाले सिर्फ दिखावा करते हैं। जनता की हक की लड़ाई लड़ने की बात कहने वाले सिर्फ जनता की रहनुमा बनने का ढोंग करते हैं। केंद्र और राज्यों के हित में आगे जनता की हित मायने नहीं रखती। कब तक देश की जनता महंगाई की मार से जूझती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो लोकतंत्र में बात यही होगी कि आखिर जीएसटी के दायरे में क्यों लाने से परहेज कर रही है राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही सौमित्र घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है टीएमसी के। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके साथ है। सर, महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई ने मार डाला, तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन जब कदम उठाने की बात आती है तो नहीं जी नहीं, हम तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। क्यों भाई, क्यों सर? देखिए, आज के जीएसटी मीटिंग में क्या बातें हुई है सबको पता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, त्रिपुरा, ये राज्य किसके हैं? ये कांग्रेस के राज्य हैं क्या? या विपक्ष के लोगों के राज्य हैं, या सब भारतीय जनता पार्टी की स्टेट है? इन सब लोगों ने जीएसटी के पेट्रोल डीजल को दायरे में लाने का विरोध किया, और विरोध के कारण है, तार्किक कारण है। आपने अभी दिखाया कि किस तरह से वैट पर 25 रुपए 35 पैसे जो है पेट्रोल पर और 12 रुपए 56 पैसे मात्र जो लिए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा वैट पर। और एक्साइज ड्यूटी कितने हैं? 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 80 पैसे। डीजल पर 12 रुपए 56 सिर्फ वैट ले रही है राज्य सरकारें, और केंद्र सरकार 31 रुपए 80 पैसे ले रही है। अब बताइए, राज्य सरकार के पास और क्या साधन रह गया है? राज्य सरकार के पास एक तो साधन नहीं है कोई कमाई का, एक्साइज औकारी का, बाकी जो चीज है बिहार जैसे राज्य में तो वो भी खत्म उन्होंने कर दिया है, शराब की ड्यूटी भी उनको नहीं मिलती है, बाकी राज्यों में हालांकि है। दूसरी बात, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जीएसटी काउंसिल में ही एक अनुबंध हुआ था, एक सहमति बनी थी 2017 में जब लागू किया गया था जीएसटी का मामला, कि राज्यों को इन 5 साल में जो भी गैप होगा और राज्यों को जो भी हानि होगी उसका केंद्र सरकार निर्वहन करेगा। आप भाजपा के हमारे साथी हैं, बहुत विद्वान मित्र हैं हमारे महेश वर्मा जी, जरा इनसे पूछिए वो गैप का क्या हुआ। सभी राज्य ये चिल्ला रहे हैं कि उनका जो घाटा हुआ है उस घाटा को पूर्ति करने का जो राज्य केंद्र सरकार ने वादा किया, उस घाटे के पूर्ति की 1 रुपए नहीं दिए। कुछ पैसे जीएसटी का जो हिस्सा उनका बनता है वो जरूर दी है, अभी भी 56,000 करोड़ रुपए बकाया है। 9,000, 5,000, 8,000 के किस्तों में सरकार कुछ न कुछ जरूर दे रही है। 1,18,000 करोड़ रुपए का भी घाटा था, बहुत चिल्लाने के बाद उनको मिला है। केंद्र सरकार के पास कमाई के सैकड़ों साधन है, लेकिन केंद्र सरकार अब राज्यों पर यह थोप करके राज्यों के आय के स्रोत को भी परमानेंट खत्म करने के फिराक में है, और चाहती है कि वो पूर्णतः सिर्फ है कहीं न कहीं ब्याज पर आधारित जो है व्यवस्था के तहत। ठीक है, शोमित जी से भी इसमें रिएक्शन ले लेते हैं। शोमित जी, जब कदम उठाने की बारी आती है तो क्या है टीएमसी का स्टैंड? क्या आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल लाने के लिए तैयार हैं? बात चल रहा है,
मेरा आवाज आ रहा है? जी, आवाज मिल पा रही है आपकी। हाँ, जो जीएसटी की बात हो रहा है, जो जीएसटी रिटर्न होता है, हर स्टेट को उनको जीएसटी रिटर्न दिया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा ही है, जीएसटी का पैसा। वो आज कर रहे थे, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है अभी, तो अभी तक जो भी चीज है जिसको जीएसटी दिया जाता है उसमें करोड़ों रुपए अभी पश्चिम बंगाल सरकार का व्यू है। ममता बनर्जी जब भी दिल्ली जाती है वो जाकर प्रधानमंत्री से मीट करती है, कहती है कि भाई हमारे हक का पैसा है, ये हम मांग नहीं रहे, ये पश्चिम बंगाल की जनता के पैसा है, ये पैसा जनता के पैसा है, ये सिस्टम का पैसा है जो हर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टेट से ही लिया जाता है। लेकिन वो रुपए भी अभी तक हमें दिया नहीं गया। ठीक है, अभी तो पेट्रोल डीजल को लेकर ये नए तमाशा चला गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सच में उनको प्रॉफिट कमाना चाहिए, सच में वो ये पेट्रोल डीजल का भाव कम करना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दुनिया में जो वो अनरिफाइंड ऑयल उसका जब भाव पूरी दुनिया में कम हो गया था, उस वक्त भी इस देश में पेट्रोल डीजल का जो रुपीज था, जो पर लीटर जो प्राइस था, वो प्राइस क्यों नहीं कम हुआ? उस समय तक ऑल ओवर वर्ल्ड में उस समय शोमित जी, आप लोग जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए ये तो प्रधानमंत्री जी आप देश की जो सरकार है वो रहेगा, और जो हमारा पार्टी की तरफ से वहां पर मीटिंग में है वो बोल सकता है। लेकिन बात इस पे है कि हमारा जीएसटी को लेकर हमारी सरकार बहुत करोड़ों रुपए। सर, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये तो स्टैंड क्लियर करिए ना कि आप क्या चाहते हैं, टीएमसी क्या चाहती है, इसको तो क्लियर करिए। टीएमसी क्या चाहते हैं और टीएमसी मीटिंग में बोल चुका है, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी का ये बात क्लियर है, ये क्लियर कर चुका है कि हमारा जो जीएसटी रिटर्न का पैसा है, जो पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा है, वो पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत दिन हो गया। ठीक है महेश जी, कई आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या इस प्रस्ताव के जरिए बीजेपी महंगाई से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है क्या, कि देखिए जी हम तो महंगाई खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार तैयार नहीं है इसके लिए? महेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर लौटेंगे आपके पास। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? अर्थव्यवस्था का क्या हाल है ये आपने देखा, और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस को लाया जाता है तो ये फैसला कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं, कितना उचित है और होना चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो पिछले 4 साल से इसको प्रपोज करता आ रहा हूँ, अलग अलग फोरम से होता है, टेलीविजन इंटरव्यूज में, कि ऑयल को और अल्कोहल को दोनों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और जीएसटी काउंसिल ने जब शुरू में मीटिंग की थी, जब शुरुआत हुई थी जीएसटी, उसने भी कहा था कि 1 साल के अंदर हम इसको लेके आएंगे, पर इसको 1 साल तो क्या, तो 4 साल हो गए इसको ला ही नहीं रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? इस समय जो है तेल के दामों में इस तरीके से सेंटर की और स्टेट के जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो करीबन 70 से 80% एक ऑयल की प्राइस में है, वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। आम आदमी के लिए भी नुकसानदायी है और सरकार के लिए आगे जाके भी नुकसानदायी है, बिकॉज इससे जो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अल्टीमेटली अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो या तो बहुत हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा या फिर डिफ्लेशन की तरफ भी जा सकता है, बिकॉज लोग उसको भी इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे और उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा होने की उम्मीद हो सकती है, बिकॉज उससे फिर काम करना बंद कर देंगे। जब उनको मुनाफा नहीं होगा, पैसा कमाएगा इंसान तभी तो वो खर्च करेगा, अगर पैसा कमाने के योग्य ही नहीं रहेगा तो फिर खर्च कैसे करेगा उसको? तो इसलिए इसको अब बहुत हाई टाइम है कि जीएसटी में लागू किया जाए। 2 कंसर्न पहले कई पार्टी ने, वो अलग चीज है कि जीएसटी में जो शेयर मिलना चाहिए वो मिले, और वो कोई मना नहीं कर रहा है, कोई सरकार मना नहीं कर रही है, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए और वो लें उस चीज को। उसके लिए उसका इस
ऑयल के को जीएसटी में लाने से क्या कनेक्शन है? एक तरफ कांग्रेस कहती है कि ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो भैया अपनी स्टेट में तो आप कहो, आप अपने मंत्रियों को तो कहो। कांग्रेस के सारे मंत्री मना कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मना कर रहे हैं कि हम लेके नहीं आएंगे। अगर आप ही मना कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ चाहते हैं कि तेल के दाम कम हो? खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश वर्मा जी। आपसे मेरा सवाल है, इससे पहले आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर कि एक तरफ केंद्र सरकार प्रस्ताव लेकर आती है, राज्य सरकार उसका विरोध करते हैं। क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए केंद्र सरकार तो चाहती है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए और जनता को राहत मिले, ये दिखाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था क्या? नेहा जी, हमारे अगर नियत पे शक है तो कांग्रेस जो है हमारे सुर से सुर मिला देना, हमारे प्रस्ताव का समर्थन करे। सर, जब आपकी ही सरकार है, आपके सुर में सुर नहीं मिला रही, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमें मजबूती मिलेगी। राज्य एक जो फेडरल सिस्टम है, अभी अजय उपाध्याय जी ने पता नहीं मनगढ़ंत कितनी सारी बातों को आपके सामने रख दिया। मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा और मैं आपको थैंक यू बोलूंगा आज कि आज आप सब लोगों के प्रयास से जो है देश में आज प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन को जो समर्पित किया देश को वैक्सीनेशन के लिए, आज आप सबके सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन आज हुआ है, जो कि विश्व में ऐतिहासिक एक कीर्ति है हमारी भारत की, और हम सब भारतवासी जो है उसको प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अजय उपाध्याय जी जो बात, या जो हमारे सौमित घोष साहब ने जो बात कही, उससे आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए किस तरह का दोहरा चरित्र है इन लोगों का। जीएसटी पे आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोलियम कहीं बिक रहा है तो वो है महाराष्ट्र और राजस्थान। सवाल ये है कि अपने इस दोहरे चरित्र से बाहर निकल के देश के भले के लिए, देश की जनता जो है आज की डेट में कोरोना की वजह से दुश्वारियां जो वो झेल रही है, उसके ऊपर बजाय कोई जवाब देने के बजाय, उसके लिए कुछ कहने के बजाय, आज ये राज्य सरकार की जो है ना, ये मलामत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये राज्य सरकार के आज बहुत बड़े हितैषी पैदा हो गए। अब इनको जनता नजर नहीं आ रही है। अब ये छाती पीट रहे थे कुछ समय, आप भी नेहा जी, आपके भी चैनल पे जो है ये हाहाकार और चित्कार और इनका चमत्कार जो है इनका दिखाई दे रहा था। आज ये ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं राज्य सरकार ने इनको अपना वकील अपॉइंट कर दिया। राज्य सरकार कैसे जिएगी, कैसे मरेगी, कैसे उठेगी, कैसे ये होगा। ये जो चीज है ना, ये दोहरी चरित्र, ये जो राजनीति करने का पाखंड जो ये अपनाया जाता है, ये जब तक आप जनता की सुध नहीं लोगे तब तक जनता आपकी सुध नहीं लेगी। राजनीति का शुद्ध समीकरण, शुद्ध नियम, शुद्ध बीज मंत्र, गुरु मंत्र यही है। 25 लाख करोड़ रुपए जो ठीक है महेश जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विरोध जताया है सर। देश भी ठीक होगा, महेश हमारा जी, चरित्र भी ठीक होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विरोध जताया है, कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में मत लाइए। देखिए नेहा जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आज जो ये जो प्रस्ताव आया है ना, इस देश में हमारी पार्टी, हम सभी लोग, या एक नागरिक से भी जो लेमैन है ना, कॉमन मैन, मैं आपसे भी पत्रकार के नाते आप अर्थशास्त्री नहीं हो, हमारे प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी पूछना, इन्फॉर्मिटी तो होनी ही चाहिए। 1 साल टैक्स स्लैब तो होना ही चाहिए। आज के प्रस्ताव में आपको सुन के खुशी होगी कि सरकार ने आज के प्रस्ताव में ये भी बात को रखा कि और कुछ मत करिए, तो कम से कम एक रूप कर दीजिए जीएसटी को पेट्रोलियम को लेकर। उस पे भी राजी नहीं हुए, क्योंकि जो राजस्थान और महाराष्ट्र जहाँ पे जो है डाका डाला जा रहा है लोगों की जेब पे, यूपी, कर्नाटक, वो सब बंद हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है। कोरोना के नाम पर जो है ये लोग जिस तरह के कांग्रेस शासित राज्यों में, आप देखिए, हमारे यहाँ देखिए, हमने जितना कट करना था हमने कट करके जो जनता के ऊपर कम से कम बोझ डाल के जो हम कर सकते हैं हम करने के लिए ठीक है। अजय उपाध्याय जी, राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्थान कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल पर वैट लगाता है। तकरीबन 36% वैट लगाया जाता है राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से, पेट्रोल पर, और डीजल पर 26%। ऐसे में सर सवाल इस बात को लेकर है, कैसे जनता को राहत मिले? जब कदम उठाने की बात आती है तो आप बैकफुट पर चले जाते हैं। कैसे जनता को राहत मिले सर?
दो बातें हैं। पहली बात तो हमारे मित्र ने कही दोहरा चरित्र। वाकई दोहरा चरित्र कौन जी रहा है पूरा देश देख रहा है। 6 भाजपा के शासित राज्य हैं, एक नहीं, यूपी, कर्नाटक, बिहार, त्रिपुरा, हरियाणा, 6 भाजपा के वित्त मंत्री आकर के आज जीएसटी का विरोध किया कि इसमें नहीं लाना चाहिए। तो पहले तो ये देख लें अपने मुख्यमंत्री को, ये दोहरा चरित्र जीने वाले मुख्यमंत्री को हटा करके ये कब अनुभवहीन मुख्यमंत्री को लाना चाहते हैं, ये करना चाहिए इनको। यदि ये दोहरा अरे भैया मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे बात नहीं, मुद्दे पर ही आ रहा हूँ मैं, आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ, आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ। मोदी जी के आज जन्मदिन पर भी इन्होंने बधाई दी है, हम भी बधाई देते हैं। जन्मदिन वो बहुत धन्यवाद आपका, और ईश्वर करे कि वो इसी तरह 2 करोड़ जिस तरह से आज वैक्सीनेशन हुआ है, मैं तो आज बड़ा खुश हूं। और ये खुशी मुझे और ज्यादा हो जाती जब अप्रैल के महीने में ही शायद उनका जन्मदिन आ जाता, क्योंकि जन्मदिन के कारण ही ये वैक्सीनेशन होगा। जो उस 2 अप्रैल के आसपास हो जाता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। इनकी जन्मदिन हम उसी दिन मना लेते, कोई बात नहीं। जहां तक बात अभी इन्होंने भाजपा सरकारों के विरुद्ध की बात, कांग्रेस के विरोध की बात की है, मैं फिर पूछूंगा कि भाजपा सरकार क्यों विरोध की है। उसका कारण है कानूनी प्रस्ताव सारे लोग चाह रहे हैं, इनको अभी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। आज जीएसटी मीटिंग में बात हुई है कि सरकार, केंद्र सरकार कानूनी रूप से एक लीगल फ्रेम में आए और ये क्लियर करे कि यदि राज्यों को हानि होगी तो उसका दायित्व जो है केंद्र सरकार, जो पहले वादा करके भूल गई थी और कम से कम उस वादा को पूरा नहीं की, जब कानूनी हो जाएगा तो पूरा करना पड़ेगा। अभी भी 3 साल में जो हानि हुई है राज्यों को, उसको इन्होंने नहीं दिया। जिस तरह से किसानों के नाम पे बार बार कहते हैं एमएसपी तो हम कानूनी दर्जा नहीं देंगे, लेकिन हम मानते हैं, वही हाल है। ये 6 राज्य जो इनके भाजपा के राज्य है वो भी कह रहे हैं। शोमित जी से पहले आप, ठीक है सर, ठीक है, शोमित जी से पहले भी आपने आरोप लगाया और टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो जीएसटी का पैसा है वो केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल के सरकार को नहीं दिया जाता है। अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है या फिर ये कदम किया जाता है और ये ऐसा फैसला लिया जाता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में रखा जाए, तो सरकारों को, राज्य सरकारों को कितना नुकसान होगा? देखिए, राज्य सरकार का नुकसान तो बिल्कुल होगा, राज्य सरकार का नुकसान बिल्कुल होगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जो जितने सारे भी लोग हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 30 जुलाई को जब कलकत्ता में 100 रुपए का पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए से ज्यादा हो गया था, उस वक्त ममता बनर्जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उसने क्लियर किया था कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम कीजिए। और उसमें ममता बनर्जी नोटेड दैट सेंटर हैड कलेक्टेड स्टैगरिंग रेवेन्यू ऑफ 37,01,725 crore from oil and petroleum products in the financial year of 2020-21 in the midst of COVID-19 pandemic। मतलब ये कोविड-19 पेंडेमिक जब चल रहा था 2020 से 2021 तक, उस वक्त 35 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाभ मुनाफा अपने घर में लिया था। तो ये बात होता है जब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप दिया जा रही है, आपने जो आपका काम होता है वो किसी की और नहीं, चलिए जीएसटी डाल देते हैं, ये नहीं करते। मैं और भी एक चीज देख रहा था कि सुशील मोदी जी जो बिहार की अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उसने खुद उसके पहले ही क्लियर कर दिया था कि नहीं, वी कैन नॉट सपोर्ट दिस। तो बहुत सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने भी विरोध किया है, अगर जीएसटी होता है तो जीएसटी होने के बाद क्या होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन जब कोविड पैंडेमिक सिचुएशन आया पिछले साल, और मैं कह रहा था कि उस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड का जो अनरिफाइंड ऑयल का जो रुपीज था ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कम था, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार यहाँ पर चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से, उस गवर्नमेंट ने सर राज्य सरकारों को कदम नहीं उठाना चाहिए था क्या? राज्य सरकार वेट कम कर देती। बहुत सारे राज्य सरकार ने 1 रुपए तक 2 रुपए कम तक किए, ये छोड़ 2.5 रुपए तक कम किए हैं, लेकिन इन्होंने शेष बढ़ाया। 1 रुपए से 2 रुपए से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से इस पर छुटा गया था कि 1 रुपए नहीं लगे हमारे तरफ से, और 1 रुपए कम करने से भी बहुत सारे रुपए इसमें एक कम हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक दिन में बहुत मतलब आप सोच लीजिए कुछ करोड़ रुपए कम आ जाता है। ठीक है, इसमें महेश वर्मा जी से लेंगे रिएक्शन, और प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आपका रुख करते हैं।
सवाल इस बात को लेकर शोमित घोष जी ने जो सवाल उठाया था कि अभी आप दिखा रहे हैं कि हम तो जनता के हितैषी हैं, लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और आज ये स्थिति है कि 100 के आंकड़े को कहीं ना कहीं पार कर रहा है पेट्रोल का रेट। तो अगर आप जनता के इतने हितैषी है तो पेट्रोल और डीजल के रेट तो कम करने चाहिए थे, कोरोना काल में बढ़ाए क्यों गए सर? देखिए, इस देश में कांग्रेस ने ऐसा एक महापाप किया, इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के आगे। 120 करोड़ का बॉन्ड मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में इन लोगों ने आज बॉन्ड जारी किया और उसके ऊपर जो है सही डाटा लीजिए। देखिए, बीच में अगर बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप डाटा कम है, डाटा सही बोलिए। या अगर डिबेट में आए तो मैं आपसे डाटा तो सही बोलिए। 120 करोड़ का नहीं है, मैं बताता हूँ 325 अगर ये इस तरह करोड़ से का है। बीच में बोलेंगे आप मेरे से सवाल पूछेंगे, जब आपकी बारी आएगी मैं आपको मौका दूंगी, अभी सुन लेते हैं। डाटा सही बोलेंगे। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर लिखते हैं, आदमी है, शांति इसीलिए से मैं बोला कोई कि आपसे इनकी भी बात में शांति से सुन रहा था ना। विद्वान आदमी है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये जीएसटी के ऊपर जिस तरह से अब ये राग अलापना इन्होंने शुरू किया है, आपको सुन के हैरानी होगी कि ममता बनर्जी इस देश की पहली चीफ मिनिस्टर थी जो उस समय इस प्रस्ताव का विरोध किया जब इस तरह का ना कोरोना काल था ना विषम परिस्थिति थी। क्योंकि उनके हाथ से ऐसा लग रहा था, वही एक सिंगल चीफ मिनिस्टर थी, वो और अमरिंदर सिंह, दो आदमियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, ये कहते हुए कि नहीं जी हमें तो मंजूर नहीं। क्योंकि ये बड़े स्टेट जो है इनके स्टेक होते हैं जीएसटी काउंसिल में, इनके कोई भी चीज को विरोध करने को फिर काउंसिल पास नहीं कर पाती है। ये वहाँ एक व्यवस्था है, एक जो वहाँ का प्रोसीजर है काम करने का जीएसटी काउंसिल का। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रही है कि भाई आप जो है केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ रही है। साहब, हम तो कह रहे हैं कि ये तो अजय जी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि केंद्र सरकार ने पैसा लेना है और वो पाकिस्तान के ऊपर खर्चा करना है या वो कहीं और ले जाके खर्चा करना है। अरे पैसा जो केंद्र सरकार लेती है महल बनाना वो है, यहीं पे खर्चा करती है। आज जो ये आप कह रहे हैं ना कि 3 करोड़ वैक्सीन हो जाता और अप्रैल में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, ये मुफ्त में नहीं आता है। ये जो है आपके अगर नेता को समझ में नहीं आता है, जो 4 अगस्त को जाके अपना वैक्सीन लगवाता है, करोड़ों खर्च कर रहा है, वो व्यक्ति जो है उसको इतनी समझ नहीं है कि वैक्सीन कब लगाना है। और वैक्सीन लगवाने का जो है, अगर उनके लगाने से कांग्रेस वर्कर भी लगाते तो कितनी खुशी की बात होती। लेकिन चलिए, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, जीएसटी का मुद्दा है, जीएसटी पे रहेंगे। अब सवाल यह है कि आप जिस जीएसटी के लेकर इतना छटपटा रहे और कह रहे थे अभी हाल में ही कि टैक्स कम होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो इसमें शेयर लॉस होगा। आधा तो हमारा भी जा रहा है ना। अगर कम होगा मैडम तो आधा इनका जाएगा, आधा हमारा जाएगा। तो हम तो खुद से प्रस्ताव लेकर आए कि भाई आप जो है इसको यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है इसको कम कर दीजिए। कितना कम करना है आप लोग कम कर लीजिए और हमें बता दीजिए, हम अपने तरीके से इंतजाम कर। आज की डेट में ये कह रहा है कि सेंट्रल की तो 100 सैकड़े कमाई है, 100 सैकड़े सोर्सेस है जहां से धन बरस रहे हैं। तो आप याद करिए ना उस प्रधानमंत्री को जो कहता था कि हमारे हाथ में जो है जादू की छड़ी नहीं है, कोई रुपये के पेड़ नहीं लगे हुए हैं, जहां मारेंगे झट से गिर जाएगा। ये उसी देश के प्रधानमंत्री का बोल है। अब आ जाइए 120 करोड़ का इस पे रिएक्शन लूंगी मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से, लेकिन उससे पहले ठीक है सर, मैं समझ गई डॉक्टर, ठीक है ये ऐसा महापाप कांग्रेस सरकार ने की है। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है सर। मैं लौट आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या इस तरह का कोई सिस्टम है जिसके जरिए आपका बड़ा आदर करता हूं, इस तरह की टिप्पणी देखिए, इस तरह के आप सब मेरे खिलाफ मत यूज कीजिएगा। पाखंड आप मुझे इस तरह की चीज जो है ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, आप पूरा देश देख रहा है पाखंड नहीं, आप जो कुछ भी कहिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। ये चैनल पर है, आप मजाक मत बनाइए चैनल। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कानूनी दायरे में ला दीजिए। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सर आगे बढ़ते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी फिलहाल जो हालात है, केंद्र की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया और उस पर कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। अब सवाल ये है कि सरकार के जरिए वैसे तो कई फैसले ले लिए जाते हैं
जिसका विरोध विपक्ष करता है। लेकिन जब जीएसटी की बात आती है और जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने की बात आती है तो उस पर तमाम और पार्टियों के वित्त मंत्रियों से, अलग अलग राज्यों से वित्त मंत्रियों को बुलाया जाता है, उनकी बैठक होती है। क्या सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ले आए बिना पूछे? जी, बिना पूछे तो नहीं ला सकते हैं, बट क्योंकि इनकी बहुमत है पूरे हिंदुस्तान में, ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी अभी रूल कर रही है, तो उनके पास वीटो पावर है और वीटो पावर के थ्रू वो लेके आ सकते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 4 साल से हर साल कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे, और वो कोशिश कभी कुछ नजर नहीं आ रही है। और इस समय ऐसी स्टेज आ गई है जब लागू करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, मतलब आवश्यक हो गया है इस समय। तो ये नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं इस समय। अब बाकी स्टेजेस का ये है कि अब वो विलिंगली आते हैं या नॉन विलिंगली आते हैं, तो अब ये सरकार को, अब केंद्र सरकार को फैसला करना है और जीएसटी काउंसिल को फैसला करना है कि हम बहुमत से हम इसको लागू करें या ना लागू करें। जैसे वोटिंग राइट्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे वोटिंग राइट्स हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई भी टैक्स लागू करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए 100% बहुमत होना वित्त मंत्री या अलग अलग स्टेट से उनका जरूरी है। ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा पहले भी कहीं रूल नहीं माना गया। बहुत सारी चीजों के ऊपर विरोध होता था जब अलग अलग चीजों को अलग अलग टैक्स फ्रेम में लाना होता था, उसमें भी सारे वित्त मंत्री उन चीजों को नहीं मानते। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लें सर। महेश वर्मा जी, अगर आप चाहते हैं, वाकई अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीयत पर सवाल ना उठे और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहते हैं, तो सर कई ऐसे फैसले आप लोगों ने लिए जिसका विरोध आज भी सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। देखिए नेहा जी, जो आप बात कह रही है ना, ये फैसले ऐसे होते हैं कि फेडरल सिस्टम है, ये किसी घर की खेती नहीं है कि हम उठे और हमने ये तय कर लिया। आपको देश की अर्थनीति को समझनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को समझनी पड़ेगी। मैंने आपसे एक ऑयल बॉन्ड की बात कही। इस तरह की 10 ऐसी चीजें हैं जो सरकार को 30% जो स्ट्रेटेजिकल ऑयल होता है ना, इसकी ऑयल पूलिंग की जाती है, 30% आपको स्टोरेज करके रखने पड़ते हैं देश में। तो आप सब चीजों को उस चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे कि ये, जैसे अभी अमन जी ने कहा ना कि ये जीएसटी काउंसिल में विरोध होने के बावजूद भी फैसले लिए जाते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। क्योंकि जीएसटी काउंसिल को मैं आपके डिबेट से पढ़ के जो मैं उसको समझ के आया हूं, मैं वो चीज आपके सामने रखूंगा। मैं भ्रामक जानकारी देने के पक्ष में नहीं रहता। ठीक है प्रोफेसर, मैं हमेशा वो बात कहता हूं, जो चीज फिजिबल हो किसी भी राज्य सरकार के, इसमें जो बड़े बड़े राज्य सरकार के स्टेक है इस काउंसिल में, और वो राज्य सरकार जब इसका विरोध करती है तो वो लागू नहीं किया जा सकता है। ये जैसे वीटो पावर की तरह होता है। अगर महाराष्ट्र ने विरोध कर दिया, ऐसा नहीं, यूपी ने विरोध कर दिया तो लागू नहीं होगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान, महाराष्ट्र में आपको बता रहा हूँ, ममता बनर्जी ने हमेशा इसका विरोध किया। यूपी की भी चर्चा कर लीजिए, राजस्थान ने विरोध नहीं किया है। इसी प्रकार से आप राजस्थान का देख लीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में ये लोग लूट मचाए हुए हैं महाराष्ट्र और राजस्थान में, तो आप विरोध करने का, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारी नीयत पे आप शक करिए, हम उसमें कहीं आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी नीयत पे क्यों शक कर रहे हैं, या हमारे से सवाल आप करिए, लेकिन सवाल ये है कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा। इसका सिर्फ सवाल या हमारे ऊपर उंगली खड़ा कर देने से नहीं निकलेगा। सवाल तो खड़े होंगे ही ना, सवाल तो विपक्ष पे भी, दूसरी पार्टियों पे खड़े हो रहे हैं, तो भाजपा पे भी खड़े होंगे ना। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, जब ये हमारे स्वर में स्वर मिला रहे, हमारे प्रस्ताव को आज कहे ना कांग्रेस, आज कहे आपके चैनल पर कि हम आपके केंद्र सरकार के प्रस्ताव को समर्थन करते हैं, ये बोले सब हमें समझ में आता है। हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा, हमारी नीयत पे आपको शक है तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाइए ना। विपक्ष क्या कर रहा है? ये दो नेता बैठाए हुए हैं, ये मुखड़े, ये टुकड़े, ये नमूने, ये किस काम आएंगे? नमूने शब्द अच्छा है। यहाँ पे विरोध करने की बात नहीं है, आदमी है, पर यहाँ पे ये देखने की बात है कि बोलिए तो सब ठीक है। सुन लेते हैं, अमन जी को सुन लेते हैं। अमन जी, देखिए, एक इसमें देखना जरूरी है, सरकार को, कोई भी सरकार काम कर रही है, देखना जरूरी है आम हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तान को आगे जाके इसमें जो है बेनिफिट होगा। और इसका जब जीएसटी काउंसिल जब बनी थी, उसने ही 1 साल निर्धारित समय रखा। अब उस 1 साल को 4 साल तक टालने का कोई मतलब नहीं था, पर आप टाल के जो है टैक्स लेते रहे।
जबकि उस समय जो रेट ऑयल का था वो मार्केट में बहुत कम था, करीबन $20-22 पर बैरल के हिसाब से था मार्केट रेट। अगर आप देखें तो आपने ऑयल पूल अकाउंट जो हमने सजेस्ट किया था 1989 में, जो एनडी तिवारी साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें इकट्ठा करते रहे वो पैसा। अब जब तेल के दाम जा रहे हैं, अब करना चाहते हैं, अब भी आप करने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं। काफी सारे, जब शुरू में भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती थी सर, आपने देखा होगा काफी सारे स्टेट के वित्त मंत्रियों ने विरोध किया कि कुछ चीजों पे 5% का टैक्स नहीं लगना चाहिए, कुछ चीजें नेसेसिटी गुड्स में आनी चाहिए। ये अलग अलग स्लैब्स के अंदर डिबेट होती थी और उसके बाद विरोध किया जाता था। किसी का भी 100% बहुमत कभी भी जीएसटी काउंसिल के अंदर किसी भी चीज के लिए नहीं मिल पाया, कुछ चीजों में मिला, हर एक चीज में नहीं मिला है। तो उसके बाद भी वित्त मंत्रालय ने और जीएसटी काउंसिल ने उनको लागू किया है। तो ये कहना कि 100% बहुमत हो, वो तो पार्लियामेंट में नहीं होता है। नहीं, आप थोड़ा सा करेक्शन, आप ऐसा है जी, अगर आप लागू करना चाहते हैं, की बात कर रहे हैं, आप उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि 70 से 80% टैक्स आप लेंगे, आप और स्टेट टैक्स देंगे, के दायरे में आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो दायरे में नहीं है। अभी भी क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों प्रपोज कर रही है? वो तो एक नॉर्मल एजेंडा है जीएसटी काउंसिल का, तो उसको 4 साल से कर रहे हैं, 2 साल और आ दीजिए जीएसटी के दायरे में। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये सर, यहाँ पे तो नियत पर सवाल उठ रहा है महेश जी, तो उसका तो सर आपको जवाब देना ही होगा कि आखिर क्यों ये सिर्फ क्या एक दिखावा है कि देखिए हम तो कम करना चाहते हैं, राज्य सरकारें नहीं मानती, जबकि आपकी खुद की सरकार ही इसका विरोध सबसे ज्यादा कर रही है। 4 साल से चलता आ रहा है, तो ये एजेंडा के अंदर अगले 2 साल और चलता रहेगा। इसको रेस करने की क्या जरूरत है? जो बोल रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाह रहा था जी। ये अभी कह रहे हैं ये कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाया जाए। अभी ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आया है। दूसरा ये है कि जो शराब है, जो एक्साइज है, जो आबकारी है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत प्रमुख कमाई है। भी उस फैसले को लागू किया जा सकता है और केंद्र सरकार ने किया है। अब सवाल इस बात को लेकर, कांग्रेस बार बार आपने इस बात को कहा कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस के राज्य सरकारों ने विरोध नहीं किया है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, उसका विरोध में नहीं है? एकदम मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, एकदम तैयार है। बस कांग्रेस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है या राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें भाजपा के भी राज्य हैं, 6 राज्य की बात मैं कर रहा हूं, मैं भाजपा का इस मामले में जो राज्य सरकार है वो क्लियर है। वो चाहते हैं कि इसमें लिखित एक कानूनी दायरा में इसको ला दिया जाए। जिस तरह सरकार पिछले 2-3 साल से ऐसा कर रही है कि धोखा दे रही है, झूठ केंद्र सरकार बोलती है, कहती है कि जो घाटा होगा हम पूरा करेंगे, और 1 भी रुपये नहीं दी उस मद में। ये सभी राज्य, 6 राज्य भाजपा के हैं और 2 राज्य कांग्रेस के हैं। उन्होंने आज प्रस्ताव में यही बात किया, किस तरह का घाटा? जो वैट जो आप लगाते हैं पूरे वैट का नहीं है, पूरे राज्य सरकार जीएसटी जो वसूल रही है अभी तक सारे मुद्दों पर, उसमें केंद्र सरकार ने इसी वादा के साथ जीएसटी को के दायरे में बाकी चीजों को भी लाई थी कि राज्य सरकार को अगले 3 साल तक जो घाटा होगा, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी हैं वो इस बात को क्लियर समझाएंगे कि वादा किया गया था राज्य सरकारों से कि फिलहाल सरकार जो घाटा उसको पूरा करेगी। 1 भी रुपया उसमें नहीं दिया, यहां तक कि उनका जो हिस्सा जेन्युइन बनता है वो भी 1,18,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। राज्य सरकार सिर्फ ये चाह रही है, जो सरकार विरोध जीएसटी में लाने का नहीं कर रही है, चाह रही है कि आप कानूनी रूप में इसको स्वीकृति दे, ये मौखिक स्वीकृति न दे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कही प्रस्ताव की, यदि एक बार प्रस्ताव आ गया है तो उस प्रस्ताव की जरूरत बार बार नहीं है। तीसरी बात, विरोध करने की बात है तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर 12, 18 और 28% किया था इस सरकार ने। दवाओं पर कोरोना के टाइम में जो जीएसटी लगाया था उसका भी सभी सरकारों ने विरोध किया था, फिर क्यों हो रहा? अंतिम बात, जो ऑयल बॉन्ड की बातें करते हैं बार बार, वाजपेयी जी की सरकार में भी ये बॉन्ड लाया गया था और 9,000 करोड़ रुपए का उस समय था। हमारी सरकार में 35,000 रुपए करोड़ इनको सिर्फ देनदारी है, और इन्होंने कितना वसूला है? 25 लाख करोड़ रुपए। माइनस किया जाए तो 24,65,000 करोड़ रुपए की इन्होंने जेब लूट की है जनता से। क्या ये मतलब है? एक बहाना बना दीजिए 35,000 करोड़ रुपए का। तीसरी बात, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं महेश वर्मा जी का, मेरे बहुत ही अच्छे अभिन्न मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, एक ही जगह के हम लोग रहने वाले भी हैं। जब भी मैं नाम लेता हूं तो यहाँ हम कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि हैं।
मैं व्यक्तिगत धन्यवाद। किसी पर आक्षेप नहीं लगाता हूं, और पाखंड की बात करता हूं तो पाखंड भाजपा के लोग करते हैं। प्रवक्ता के रूप में मैं उनको बोलता हूं, उनको व्यक्तिगत नहीं बोलता। और मेरा ये भाव ठीक है, भाव नहीं। क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, शोमित जी आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या इसी बात की सहमति आप भी करते हैं जिस बात को अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कह रहे थे, या फिर आप लोग क्लियर कट हैं कि नहीं जी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल नहीं आने चाहिए? पहले बात तो ये है कि ममता बनर्जी ने एक लेटर 30 जुलाई को दिया, जिसका जवाब आज तक केंद्रीय भारतवर्ष की प्रधानमंत्री जवाब नहीं दिया, कि उसने क्लियर कर दिया था कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उसको कमाइए। अरे जो मैंने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, उसका जवाब दीजिए। नहीं, आपके जवाब में आ रहा हूँ। और सबसे अहम बात तो ये है कि जीएसटी काउंसिल ने जो आज का जो मोशन दिया है, जो ये पेट्रोल और डीजल पे, ये तो केरला हाईकोर्ट का एक राय की वजह से हुआ है। केरला हाईकोर्ट ने एक राय दिया था कि इस पे क्या पेट्रोल डीजल लिया जा सकता है, जीएसटी काउंसिल को कहा गया था। जीएसटी काउंसिल ने उसके अगेंस्ट पे आज ये प्रस्ताव लिया है। ये ऐसा बात नहीं है कि ये शॉर्टकट है कि क्या आप कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीएसटी काउंसिल इजीली आप कहो ना, आज की केंद्र सरकार के प्रस्ताव के साथ टीएमसी है, हमारे ऊपर दबाव बनाओ। हम तो आपको कह रहे हैं कि दबाव बनाओ ना हमारे ऊपर, कि हम तैयार हैं, हमारा भी तो आधा जाएगा हिस्सा उसमें। ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है। आपसे मेरा सवाल है सर कि जिस बात को भी अजय जी कह रहे थे कि कानूनी रूप से, लिखित रूप से आप स्वीकृति दे कि घाटा होगा तो आप उसकी भरपाई करेंगे, यानी कि केंद्र सरकार करेगी, ताकि राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, एक हद तक हो तो वो उसको मैनेज कर लें। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए तैयार है केंद्र सरकार? नेहा जी, केंद्र सरकार के पास जो पैसे आते हैं, या वो एक्साइज के आए या जीएसटी के आए, वो भी शेयर करती है। जो डेवलपमेंट के काम होते हैं 90% ये पैसे वहीं खर्चे होते हैं। अब ये बात जो कही जा रही है कि भाई हम जो है मिसमैनेजमेंट के अगर कोई शिकार है कोई राज्य सरकार, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि ममता बनर्जी का कौन सा पैसा आज केंद्र सरकार के ऊपर बाकी है जिसको वो लेना चाहती है जीएसटी के तहत। बार अगर ये बात अगर झूठ बोले तो ये माफी मांगेंगे। और मैं अभी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ कि कोई इस तरह का बकाया जो है केंद्र सरकार के ममता बनर्जी की अभी तक एक बार नहीं कई बार कहा गया है, कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि हमारा जीएसटी का पैसा तो वापस दीजिए। झूठ बोलना चाह रहे हैं, बहुत बार वो इस बात को कहती हैं। बहुत बार मीटिंग 1.5 साल से बकाया है, लेटर दिया है। और जो आप दिखाइए ना लेटर, कोरोना काल में भी कहा था सर, कोरोना काल में भी कहा था। ऑलरेडी उसमें है, रिकॉर्ड में है, आप देखिए 1.5 साल से बकाया है 64,000 करोड़ रुपए। बार बेचारे बेचैन है वो लोग, आकर के बार अरे अजय जी, आपको तो एलिमिनेट कर दिया, आपके लोगों का जमानत जब्त कर दिया पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के तो हर आदमी के जमानत जब्त करके टीएमसी बैठी हुई है, फिर भी आप उनके समर्थन में बात करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आपने इस डिबेट में देख लिया। जाहिर तौर पर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अब क्या उसे लागू किया जाएगा और क्या ये चाहती है सरकार लागू करना, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, इसमें बीजेपी की राज्य सरकारें भी शामिल थी। लेकिन अब ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा और जनता को आखिर महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।